देखिए अब अपन इसमें बातें करेंगे सदिशों के सदिश गुणन की जिसे कि अपन वज्र गुणनफल भी कहते हैं। यानी अपन हेडिंग डाल लें इसके अंदर सदिशों का सदिश गुणन। सदिशों का सदिश गुणन। सदिशों का सदिश गुणन यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ, ये इसे कहें दो सदिशों का, क्योंकि अपन इसमें पढ़ रहे हैं दो सदिशों का, तीन का भी पढ़ सकते हैं, दो सदिशों का सदिश गुणन यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदिशों का सदिश गुणन। देखिएगा सदिश गुणन क्यों कहते हैं, क्योंकि जब दो सदिशों का गुणा किया जाता है और प्राप्त राशि भी अगर सदिश राशि होती है तो इसे कहा जाता है सदिश गुणन, क्योंकि इसमें प्राप्त राशि एक सदिश राशि होती है। चूंकि इसमें दोनों सदिशों के मध्य क्रॉस का निशान लगा करके दर्शाया जाता है, इसलिए इसे क्रॉस गुणनफल या वज्र गुणनफल भी कहते हैं। ये है क्या, देखो एक बार फॉर्मूला देख लें अपन। एक कोई सदिश ए वेक्टर है, दूसरा कोई सदिश बी वेक्टर है। इन दोनों सदिशों के गुणनफल से जो प्राप्त राशि होगी वो एक सदिश राशि होगी, इसलिए अपन इसे सदिश गुणनफल कह रहे हैं। इस सदिश गुणनफल में दोनों सदिशों के मध्य क्रॉस का इस तरह से निशान लगा के इसे दर्शाया जाता है, इसलिए इसे क्रॉस गुणनफल या वज्र गुणनफल भी कहा जाता है। और इसका मान होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। ये इसका मास्टर फॉर्मूला है, ये आपको स्पेशली याद रखा है क्योंकि सब कुछ इसी पर डिपेंड है। ये कहता है कि किन्हीं दो सदिशों का सदिश गुणनफल दोनों सदिशों के परिमाणों के गुणनफल, क्या कहा मैंने, किन्हीं दो सदिशों का सदिश गुणनफल दोनों सदिशों के परिमाणों के गुणनफल वे उनके मध्य के कोण की ज्या के गुणनफल के इक्वल होता है या उसके तुल्य होता है। किसके, उन दोनों सदिशों के परिमाणों के गुणनफल और उनके बीच के कोण की, ध्यान रखना कोण ये छोटा वाला कोण लेना है अपन को, उस छोटे वाले कोण की ज्या के गुणनफल के तुल्य होता है। और जो प्राप्त राशि है वो एक सदिश राशि है, उसकी दिशा ए और बी के क्या होगी, लंबवत, क्योंकि यहां एन कैप ऐसा एकांक सदिश है जो ए और बी के तल के क्या है, लंबवत है। अगर ये आई में है ये जे में है तो जो इन दोनों का जो प्रोडक्ट अपन को प्राप्त होगा वो आई और जे के क्या होगा, लंबवत होगा। तो अपन पहले इसको परिभाषित कर लें, फिर इसके गुणधर्म, इसकी विशेषता, उनकी अपन बातें करेंगे, एक एक पॉइंट को अपन इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले अपन इसको परिभाषित कर लें। किन्हीं दो सदिशों का सदिश गुणनफल, देखो परिभाषा वही देंगे जो अपन ने अभी भी एक फॉर्मूला जो लिखा था उस फॉर्मूले के आधार पर जो अपने पास परिभाषा आ रही है उस परिभाषा को ही अपन इसमें लिखेंगे। किन्हीं दो सदिशों का सदिश गुणनफल, किन्हीं दो सदिशों का सदिश गुणनफल दोनों सदिशों के परिमाण, गुणनफल दोनों सदिशों के परिमाण, किन्हीं दो सदिशों का सदिश गुणनफल दोनों सदिशों के परिमाण वे उनके बीच किन्हीं दो सदिशों का सदिश गुणनफल दोनों सदिशों के परिमाण वे उनके बीच के छोटे कोण, ध्यान रखना स्पेशली कहा है मैंने छोटे कोण, वे उनके बीच के छोटे कोण की ज्या, छोटे कोण की ज्या का मतलब है साइन, उनके बीच के छोटे कोण की ज्या के गुणनफल के
गुणनफल के तुल्य होता है, जाके गुणनफल के तुल्य होता है, तथा इसकी दिशा दोनों सदिशों के दोनों सदिशों की तथा इसकी दिशा दोनों सदिशों के तल के लंबवत होती है, दोनों सदिशों के तल के लंबवत होती है, जिसमें यही कह सकते हैं इसके दोनों सदिशों के तल के लंबवत होती है, जिसमें दोनों सदिश क्या है, विद्यमान है, तल के लंबवत होती है, जिसमें दोनों सदिश विद्यमान है, यानी जिस तल में दोनों सदिश उपस्थित हैं, विद्यमान है, उसके ये क्या होती है, लंबवत होती है। तो देखो अपन ने क्या लिखा, किन्हीं दो सदिशों का सदिश गुणनफल दोनों सदिशों के परिमाण वे उनके बीच के छोटे कोण की जा के गुणनफल के तुल्य होता है, तथा इसकी दिशा दोनों सदिशों के तल के लंबवत होती है, जिसमें दोनों सदिश क्या है, विद्यमान है। अब देखिएगा, इसमें प्राप्त राशि एक सदिश राशि होने की वजह से इसे अपन क्या बोलते हैं, सदिश गुणनफल बोलते हैं, और इसे दोनों सदिशों के मध्य क्रॉस का निशान लगा करके अपन व्यक्त करते हैं, दर्शाते हैं, इसलिए इसे अपन क्रॉस या वज्र गुणनफल भी कहते हैं। तो अपन कह सकते हैं इसमें प्राप्त राशि एक सदिश राशि होती है, इसमें प्राप्त राशि एक सदिश राशि होती है, इसमें प्राप्त राशि एक सदिश राशि होती है, इसलिए इसे सदिश गुणनफल कहते हैं। इसलिए इसे सदिश गुणनफल कहते हैं। इसमें प्राप्त राशि एक सदिश राशि होती है, इसलिए इसे सदिश गुणनफल कहते हैं। फिर आगे देखो, चूंकि इसे दोनों सदिशों के मध्य चूंकि इसे दोनों सदिशों के मध्य क्रॉस, यानी कि इस तरह का निशान, इस तरह का साइन, क्रॉस का निशान, चूंकि इसे दोनों सदिशों के मध्य क्रॉस का निशान लगाकर दर्शाया जाता है, क्रॉस का निशान लगाकर दर्शाया जाता है, क्रॉस का निशान लगाकर दर्शाया जाता है, इसलिए इसे वज्र गुणनफल, इसलिए इसे वज्र गुणनफल या अपन इसे कह सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, वज्र गुणनफल, या इसे अपन क्या कहेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। ये लीजिए, तो देखिए मैंने इसमें सबसे पहले डेफिनेशन दे दी कि किन्हीं दो सदिशों का सदिश गुणनफल दोनों सदिशों के परिमाण और उनके मध्य के कोण की जा के गुणनफल के क्या होता है, तुल्य होता है, और प्राप्त सदिश राशि की दिशा दोनों सदिशों के तल के क्या होती है, लंबवत होती है, उस तल के लंबवत जिस तल में दोनों सदिश क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं।
इसमें प्राप्त राशि सदिश राशि होने की वजह से इसे सदिश गुणनफल कहते हैं और इसे दोनों सदिशों के मध्य क्रॉस का निशान लगा करके दर्शाया जाता है। इस कारण से इसे वज्र गुणनफल भी अपन कहते हैं। अब देखिएगा, अगर मैं मान लूं कि दो सदिश राशियां ए वेक्टर व बी वेक्टर हो जिनके परिमाण क्रमशः ए और बी हो और उनके मध्य का छोटा कोण क्या हो, थीटा हो, तो परिभाषा अनुसार ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा क्या होगा, एन कैप होगा। तो देखिए मैं ये कह सकता हूं, यदि दो सदिश ए वेक्टर वे बी वेक्टर हो एवं इनके परिमाण यदि दो सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर हो एवं इनके परिमाण क्रमशः ए व बी हो तथा इनके मध्य का छोटा कोण थीटा हो तो सदिश गुणनफल की परिभाषा से, तो देखो सदिश गुणनफल की परिभाषा से क्या इक्वेशन आपके पास आएगी, इसे लिख देंगे आप, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। ये इक्वेशन अपने पास आएगी और यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट या कह सकते हैं मास्टर फॉर्मूला यही है। यदि दो सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर हो एवं इनके परिमाण क्रमशः ए व बी हो तथा इनके मध्य का छोटा कोण थीटा हो तो सदिश गुणनफल की परिभाषा से ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप होगा, जहां एन कैप जो है यहां पर एन कैप ऐसा एकांक सदिश है जो कि ए और बी के तल के क्या है, लंबवत है। तो देखो यहां एन कैप ऐसा एकांक सदिश है जिसकी दिशा ए व बी के तल के जिसकी दिशा ए व बी के तल के क्या है, लंबवत है। अगर अपन इस एन कैप का मान देखें तो एन कैप की वैल्यू क्या होगी, ए क्रॉस बी अपॉन में ए बी और साथ में क्या आएगा, साइन थीटा। तो देखिए यहां तक एक बार आप इसे नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन इससे आगे की और इसकी अपन बातें करते हैं। तो देखिए अपन ने यहां सदिश गुणनफल की परिभाषा दे दी है, उसका अपन ने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक फॉर्मूला था वो अपन ने इसके अंदर नोट कर लिया है। यहां तक की चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। देखो भी आगे, यहां एन कैप ऐसा एकांक सदिश है जिसकी दिशा ए व बी के तल के क्या है, लंबवत है। अब अगर अपन एन कैप की दिशा ज्ञात करना चाहें तो देखिएगा एन कैप इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला आता है एन कैप के लिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में ए बी साइन थीटा। बिल्कुल यही इक्वेशन आएगी। इससे आप देखें यहां इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी अपॉन में ए क्रॉस बी का परिमाण ले लो आप, ये लो, इसका मॉडुलस या मापांक यानी उसका क्या ले सकते हैं अपन, परिमाण ले सकते हैं। तो यहां अपन ने सदिश गुणनफल
कि परिभाषा वाला जो टॉपिक था, एक तरह से उसका जो फॉर्मूला था वो पॉइंट अपन ने क्लियर कर लिया है। अब अपन जानेंगे इस एन कैप की दिशा ज्ञात करने के नियम क्या है। दो नियम है अपने पास, दाएं हाथ का नियम और एक है स्क्रू या पेच का नियम, उनको और अपन जानेंगे। यहां एक बार आप इसे नोट कीजिए। देखिएगा, अब अपन जान रहे हैं सदिश गुणनफल की दिशा ज्ञात करने के नियमों को पढ़ेंगे। सदिश गुणनफल की दिशा ज्ञात करने के नियम। सदिश गुणनफल की दिशा ज्ञात करने के नियम, या इसी को अपन यो भी कह सकते हैं एकांक सदिश एन कैप के निर्धारण हेतु नियम। एकांक सदिश एन कैप के निर्धारण, एकांक सदिश एन कैप के निर्धारण हेतु नियम। सदिश गुणनफल की दिशा ज्ञात करने के नियम या एकांक सदिश एन कैप के निर्धारण हेतु क्या ले रहे हैं अपन, नियम ले रहे हैं। तो देखिएगा, इसके अंदर जो नियम है, इसमें सबसे पहले नियम की अपन बात करेंगे दाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ का नियम या राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल, दाएं हाथ का नियम या राइट हैंड रूल। यह नियम क्या कहता है, यदि दाएं हाथ की अंगुलियों को, यदि दाएं हाथ की अंगुलियों को सदिश ए वेक्टर से बी वेक्टर की ओर मोड़ा जाए, सदिश ए वेक्टर से बी वेक्टर की ओर मोड़ा जाए, यानी ए से बी की ओर अगर अपन मोड़ रहे हो इनको, तो सीधा अंगूठा ए क्रॉस बी की दिशा को व्यक्त करेगा, यानी एन कैप की दिशा को क्या करेगा, ये व्यक्त करेगा। देखो इस तरह से, यहां मैं इसे बनाने का प्रयास करता हूं। ये कोई एक तल अपन ने ले लिया है, इस तल के अंदर ये अपन सदिश ले लेते हैं। जैसे ये सदिश यहां ए वेक्टर है, ये सदिश क्या है, बी वेक्टर है, और इनके मध्य का ये छोटा कोण क्या है, वही थीटा है। अगर ए से बी की ओर उंगलियों को अपन मोड़ रहे हैं, यानी कि इस तरह से देखो, अगर आप इस तरह से अगर उंगलियों को मोड़ रहे हैं अपन ए से बी की ओर, यानी कि इस तरह के डायरेक्शन में अगर आप लें, देखो तो ये जो अंगूठे की जो डायरेक्शन आ रही है, ये अंगूठे की डायरेक्शन है, ये शो करेगी एन कैप की डायरेक्शन को, यानी कि ये जो दिशा अपने पास आ रही है ये हो जाएगी ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, और अपन किधर घूम रहे हैं, यो। देखो ये अपन ये ले रहे हैं, तो इसको अपन अब लिख सकते हैं, ये अंगूठा हो गया, अंगूठे की डायरेक्शन में यानी कि एन कैप आ गया है, ये ए से बी की ओर घूम रहे हैं, इनके बीच का छोटा कोण क्या है, थीटा है। तो अपन कैसे कह सकते हैं, यदि दाएं हाथ की अंगुलियों को, ये नियम ये कहेगा, यदि दाएं हाथ की अंगुलियों को, यदि दाएं हाथ की अंगुलियों को
सदिश ए वेक्टर से, अंगुलियों को सदिश ए वेक्टर से बी वेक्टर की ओर मोड़ा जाए, ए वेक्टर से बी वेक्टर, सदिश ए वेक्टर से बी वेक्टर की ओर मोड़ा जाए। यदि दाएं हाथ की अंगुलियों को सदिश ए वेक्टर से बी वेक्टर की ओर मोड़ा जाए तो सीधा अंगूठा वो किसको व्यक्त करेगा, ए क्रॉस बी को। तो सीधा अंगूठा ए क्रॉस बी, तो सीधा अंगूठा ए क्रॉस बी यानी कि सदिश गुणनफल, यो आप कह सकते हैं सदिश गुणनफल ए क्रॉस बी, या इसे अपन क्या कह देंगे, सदिश गुणनफल की दिशा को व्यक्त करता है। ये लीजिए, ये अपने है दाएं हाथ का नियम। तो क्या नियम बताया, अगर किसी तल के अंदर दो सदिश ए और बी है, अगर अपन ए से बी की ओर अंगुलियों को मोड़ रहे हैं ऐसे, तो अंगूठा ए क्रॉस बी के डायरेक्शन को क्या करेगा, व्यक्त करेगा। यहां अपन ने एक नियम तो अपन ने ये जान लिया है। अब अपन दूसरा नियम जो पढ़ेंगे वो है दक्षिणावर्ती पेच का नियम। दक्षिणावर्ती पेच का नियम यानी कि उसमें भी ए से बी की ओर अगर पेच को अपन घुमा रहे हैं तो उसके आगे बढ़ने की नोक या सिरे की आगे बढ़ने की जो दिशा होगी वो ए क्रॉस बी को व्यक्त करेगी। देखिए नंबर सेकेंड, दूसरा अपन देख रहे हैं, दूसरा जो नियम है दक्षिणावर्ती पेच का नियम। दक्षिणावर्ती पेच का नियम, या अपन कह दें इसे राइट हैंडेड स्क्रू रूल। दक्षिणावर्ती पेच का नियम, यह नियम भी क्या कहता है, यदि एक दक्षिणावर्ती पेच की अक्ष को, चलो इसे यहां लिख देते हैं, यदि एक दक्षिणावर्ती पेच की अक्ष को सदिश ए वेक्टर से बी वेक्टर, ए वेक्टर से बी वेक्टर, यदि एक दक्षिणावर्ती पेच की अक्ष को सदिश ए वेक्टर से बी वेक्टर, अक्ष को सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर करेंगे, यदि एक दक्षिणावर्ती पेच की अक्ष को सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर से गुजरने वाले, ए वेक्टर व बी वेक्टर से गुजरने वाले सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर से गुजरने वाले तल के लंबवत रखकर, यदि एक दक्षिणावर्ती पेच की अक्ष को सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर से गुजरने वाले तल के लंबवत रखकर
तल के लंबवत रखकर पेच को सदिश रखकर पेच को सदिश ए वेक्टर से बी वेक्टर की ओर, सदिश ए वेक्टर से बी वेक्टर की ओर घुमाया जाए, की ओर घुमाया जाए। पेच को सदिश ए वेक्टर से बी वेक्टर की ओर घुमाया जाए तो पेच के आगे बढ़ने की दिशा, तो पेच के आगे बढ़ने की दिशा, तो पेच के आगे बढ़ने की दिशा इनके सदिश गुणनफल की दिशा इनके सदिश गुणनफल यानी कि ए क्रॉस बी सदिश गुणनफल की दिशा, तो पेच के आगे बढ़ने की दिशा इनके सदिश गुणनफल यानी कि ए क्रॉस बी की दिशा को व्यक्त करेगी, की दिशा को व्यक्त करेगी। ये लो, यदि एक दक्षिणावर्ती पेच की अक्ष को, पेच की अक्ष को सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर से गुजरने वाले तल के लंबवत रखकर पेच को सदिश ए वेक्टर से बी वेक्टर की ओर घुमाया जाए तो पेच के आगे बढ़ने की दिशा इनके सदिश गुणनफल ए क्रॉस बी की दिशा को क्या करेगी, व्यक्त करेगी। ये एक सिंपल सा नियम और अपन ने जान लिया है। पहला नियम अपन ने जाना था दक्षिण हस्त का नियम, राइट हैंड रूल था। सेकंड अपन ने फिर जाना है स्क्रू का नियम। अब देखो इसे अपन थोड़ा सा और समझ लें। जैसे मान लिया ये कोई तल लिया आपने, इस तल के अंदर अपन ने क्या किया है, किसी स्क्रू को लिया है। भाई ये आप यूं ले ले, आप एक स्क्रू बना लेते हैं, एक पेच बना लेते हैं। ये लो, ये अपन ने एक स्क्रू लिया है। अब आप देखें ये मैं को एक स्क्रू ले लेता हूं। अब देखिए, अगर अपन इस स्क्रू के लिए अगर देखें तो आप देखेंगे कि इसमें एंगल्स क्या हैं, सदिश कैसे कैसे हैं। ये सदिश ए वेक्टर, ये सदिश बी वेक्टर, और इनके मध्य का जो छोटा कोण है वो कोण क्या है, थीटा है। और अपन किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ए से बी की ओर। ये अगर इसकी डायरेक्शन है तो देखो, अब इसको देखें वापस से आप, ये इसके आगे बढ़ने की क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी। यानी कि ये डायरेक्शन होगी ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। ए और बी का गुणनफल ये आ जाएगा, ए और बी का गुणनफल क्या आएगा, ये वाला स्टेप आ जाएगा। या यूँ कह सकते हैं ये एन कैप की क्या है, डायरेक्शन हो जाएगी। तो देखें, यदि एक दक्षिणावर्ती पेच की अक्ष को सदिश ए वेक्टर से बी, ए वेक्टर व बी वेक्टर से गुजरने वाले तल के लंबवत रखकर पेच को सदिश ए से वेक्टर से बी वेक्टर की ओर घुमाया जाए तो पेच के आगे बढ़ने की दिशा इनके सदिश गुणनफल की दिशा को क्या करेगी, व्यक्त करेगी। ये अपन ने इसका डायग्राम बना लिया। तो यहां ध्यान रहे, अपन ने सदिश गुणनफल की परिभाषा जान ली कि सदिश गुणनफल है क्या, उसका फॉर्मूला जान लिया है। सदिश गुणनफल में जो एकांक सदिश आ रहा था उसकी दिशा ज्ञात करने के नियम भी अपन ने समझ लिए हैं। ये यूं कह सकते हैं, सदिश गुणनफल में प्राप्त जो सदिश राशि है उसकी दिशा ज्ञात करने के नियम अपन ने जान लिए हैं। अब एक बार आप इसे नोट कर लें, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट अपन पढ़ेंगे सदिश गुणनफल के गुणधर्म, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट के क्या क्या है, सदिश गुणनफल के क्या क्या गुणधर्म है, क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, उनको अपन अब नेक्स्ट समझेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसे नोट कर लें एज इट ऐसे कैसे।
ध्यान रहे अपन दो सदिशों का ही सदिश गुणनफल पढ़ रहे हैं, क्योंकि अपनी बुक के अंदर एनसीईआरटी की जो बुक है अपने फिजिक्स की, उसमें केवल दो सदिशों का ही सदिश गुणनफल दिया हुआ है। ट्रिपल गुणनफल ये अपने सिलेबस में नहीं दे रखा है। ये अपन मैथमेटिक्स के अंदर इसको विस्तार से पढ़ते हैं। देखिएगा भाई, नेक्स्ट टॉपिक डाल रहे हैं सदिश गुणनफल के गुणधर्म। सदिश गुणनफल के गुणधर्म। सदिश गुणनफल के गुणधर्म यानी इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो देखिएगा, सबसे पहली प्रॉपर्टी, आप इसे अदिश गुणनफल के साथ साथ कंपेयर भी कर सकते हैं। याद कीजिए, अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम की पालना कर रहा था, यानी कि a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए था। लेकिन सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम की पालना नहीं करता है, यानी a क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो पहला गुणधर्म यही आ गया कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल दो सदिशों का सदिश गुणनफल दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम की पालना नहीं करता। क्रम विनिमय नियम की पालना नहीं करता। दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम की पालना नहीं करता। अर्थात इसका मतलब यह है, अर्थात a क्रॉस b इज नॉट इक्वल b क्रॉस a। ये इसका मतलब। देखो, इस कॉन्सेप्ट को अपन ने क्या लिखा, पहला कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम की पालना नहीं करता, अर्थात a क्रॉस b इज नॉट इक्वल b क्रॉस a। अपन इसे प्रूफ भी कर सकते हैं। चलो देखो, इसका मैं प्रूफ लिख दूं, यानी इसकी उत्पत्ति, इसे अपन प्रूफ करके देखें। देखिएगा, अगर a क्रॉस b होता तो मैं इसे कैसा लिखता, a क्रॉस b का मीन्स है ए बी साइन थीटा एन कैप। आप इसे यो भी ले सकते हैं। देखो किस तरह से अपन ले लें, जैसे मान लिया एक सदिश ये रहा भाई ए वेक्टर मेरे पास, एक सदिश मेरे पास ये रहा बी वेक्टर इस डायरेक्शन के अंदर। इनके मध्य का ये कोण, छोटा कोण क्या है मेरे पास, ये थीटा है। ठीक है, एग्जैक्टली देखो, चलो इसे आप यो भी ले सकते हैं। तो आप देखेंगे ये एक तल बन गया है। तो जो एन कैप होगा इसकी दिशा, यानी कि यो कह सकते हैं ए क्रॉस बी की दिशा इस तल के क्या होगी, लंबवत होगी। ये उसकी डायरेक्शन बन जाएगी और ये डायरेक्शन होगी भैया ए क्रॉस बी की। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ये हो गई, यानी इसके तल के क्या हो गई है, ये लंबवत हो गई है ये डायरेक्शन अपने पास। या आप यूं कह सकते हैं ये डायरेक्शन किसकी है, एन कैप की है। ये लो, यहां अपन ने इसको ले दिया है। अब इसके ऑपोजिट दूसरी अगर अपन बात करें, तथा सेकंड अगर मैं कहता हूं
बी क्रॉस ए को अगर मैं लेता हूं, अगर बी क्रॉस ए है तो ये क्या आएगा मेरे पास, किस तरह से लिखा जाएगा, देखो इसे मैं लिख सकता हूं ए बी साइन 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा एन कैप, बिल्कुल ऐसा ही होगा। 2 पाई यानी कि 360 माइनस थीटा, तो ये इक्वेशन मेरे पास आ गई है बी क्रॉस ए इज इक्वल टू, यहां मैं इसे अब कह सकता हूं ए बी साइन माइनस एन कैप, या आप इसे कह सकते हैं बी क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए बी साइन थीटा, थीटा को तो लगाया ही नहीं है, ये लो साइन थीटा एन कैप, ये इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए और इसको आप कह दीजिए इक्वेशन नंबर 1। यानी कि इक्वेशन नंबर 2 वाला कॉन्सेप्ट मेरे पास इस तरह से हो गया है। देखो जैसे ये तो है भाई सदिश मेरे पास ए वेक्टर है, दूसरा सदिश मेरे पास ये क्या है, बी वेक्टर है, इस डायरेक्शन के अंदर है, इनके मध्य का ये कोण क्या है मेरे पास, थीटा है। अब इनका देखो यहां तो मैंने क्या किया है, ए क्रॉस बी किया है, यहां मैं क्या कर रहा हूं, बी क्रॉस ए कर रहा हूं, तो अब बी क्रॉस ए करते ही ये डायरेक्शन मेरे पास आ जाएगी, यानी कि ये हो गया है बी क्रॉस ए हो गया है, अर्थात ये वाली डायरेक्शन मेरे पास यूं ले दूंगा वैसे में, या यूं कह सकता हूं माइनस एन कैप आ गई। अगर ऐसा है तो अब देखो, चलो इसका भी आप तल के रूप में बना लो, ये लो एक तरह से तल बना दिया मैंने। तो आप देखेंगे अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 से देखूं तो मेरे पास ये आ जाएगा समीकरण 1 वे समीकरण 2 से। अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो आप क्या पाएंगे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, ये इक्वेशन मेरे पास निकल के आती है, यानी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। देखें आप समीकरण 1 ये रही, ये आ गई, समीकरण नंबर क्या आ गई मेरे पास, 2 आ गई, यानी कि यो कह सकता हूं मैं, अर्थात ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल बी क्रॉस ए, ये अपने पास प्रूफ हो गया है। तो पहला गुणधर्म अपन ने सदिश गुणनफल का जो पढ़ लिया है वो अपन ने पढ़ा है कि ये क्रम विनिमय नियम की पालना नहीं करता है। एक बार आप इस पॉइंट को, पहले गुणधर्म को आप नोट कीजिए, फिर अपन दूसरी विशेषता और देखते हैं, अन्य जो विशेषताएं और हैं उनको अपन और देखते हैं। तो देखो भाई, फर्स्ट विशेषता अपन ने जान ली है कि दो सदिशों का जो सदिश गुणनफल है, उस सदिश गुणनफल के अंदर पहली जो विशेषता थी कि सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम की पालना नहीं करता है, ये अपन ने इसके अंदर क्या कर लिया है भाई, प्रूफ कर लिया है। सेकंड विशेषता ये है कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल वितरणकारी या बंटन नियम की तो क्या करता है, पालना, जो पालना अदिश गुणनफल भी कर रहा था, यानी वही सेम कॉन्सेप्ट अपने पास इसके साथ भी क्या होगा, अप्लाई हो जाएगा। देखिएगा भाई किस तरह से है वो अपन देखते हैं। सेकंड पॉइंट और देखते हैं अपन, देखिएगा भाई नंबर सेकंड, नंबर दूसरा गुणधर्म ले रहे हैं, दो सदिशों का सदिश गुणन, दो सदिशों का सदिश गुणन, दो सदिशों का सदिश गुणन वितरणकारी या बंटन, दो सदिशों का सदिश गुणन वितरणकारी या बंटन नियम की पालना करता है, वितरणकारी या बंटन नियम की
पालना करता है। दूसरा गुणधर्म कैसे, जिस तरह से ये गुण अदिश गुणनफल से मैच करता है। ध्यान रहे अदिश गुणनफल भी बंटन नियम की क्या कर रहा था, पालना कर रहा था, यानी वितरणकारी नियम की पालना कर रहा था। तो अपन यो कह सकते हैं अर्थात यो आप कह दीजिए जैसे ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है, तो इसे अपन लिख सकते हैं ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। बिल्कुल इस तरह से भी अपन इसे कह सकते हैं। नंबर थर्ड, तो देखो अपन ने दो गुणधर्म जान लिए हैं। पहला कि यह क्रम विनिमय नियम की पालना नहीं करता है, दूसरा ये बंटन के नियम की क्या करता है, पालना करता है। नंबर थर्ड, दो समांतर सदिशों का दो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल, देखिए भाई इसको अपन देखें, अगर दो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल अपन देखें तो इसके लिए क्या आएगा। देखो अगर ऐसा हो, यदि ए वेक्टर पैरेलल बी वेक्टर हो तो समांतर सदिश होने का मतलब है कि कोण क्या होगा, 0 डिग्री होगा। एवं साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या है, 0। तो देखो इसलिए ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन के। तो इस फॉर्मूले से अगर आप देखते हैं तो आप क्या पाएंगे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री आते ही यानी कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या हो गया है, 0 हो गया है। तो ध्यान रहे रिजल्ट अपने पास ये आ गया है कि समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है, 0 होता है। ये अपने पास तीसरी विशेषता या तीसरा गुणधर्म आ गया है। तो अपन ये कह सकते हैं अतः समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल 0 सदिश होता है। अतः दो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल, अतः दो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल शून्य सदिश होता है। ये लो एक अपन ने रिजल्ट ये और निकाल लिया है। अब अपन बात करेंगे नंबर 4, अगर तुल्य सदिश हो यानी कि एक जैसे सदिश हो, तो ध्यान रहे तुल्य सदिशों के लिए भी उनके मध्य का कोण क्या होता है, 0 होता है। अगर कोण 0 होता है तो इसका मतलब तुल्य सदिशों का भी सदिश गुणनफल क्या होगा, 0 ही होगा। जबकि ध्यान रहे अदिश गुणनफल के अंदर ऐसा नहीं था। तो 3 विशेषताएं अपन ने जान चुके हैं। अब अपन बात करते हैं 4th जो प्रॉपर्टी है इसकी, चौथा जो गुणधर्म है वो क्या है। देखिएगा 3 विशेषताएं, 3 गुणधर्म अपन ने जान लिए थे। पहला कि सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम की पालना नहीं करता है, दूसरा बंटन के नियम की पालना करता है, तीसरा समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है, 0। नंबर 4th अपन बात कर रहे हैं। नंबर 4th तुल्य सदिशों का सदिश गुणनफल। तुल्य सदिशों का सदिश गुणनफल। अगर तुल्य सदिशों के सदिश गुणनफल की बात करें तो देखिएगा भाई, चूंकि
तुल्य सदिशों के लिए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इसलिए देखो a क्रॉस a, मान लिया कि एक सदिश a है तो दूसरा सदिश भी क्या होगा, a ही होगा। a क्रॉस a इज इक्वल टू a साइन 0 डिग्री n कैफ। और रिजल्टेंट ये क्या आ गया है, a क्रॉस a इज इक्वल टू 0। यानी कि मेरे पास क्या प्रूफ हो गया कि तुल्य सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है, शून्य। अगर यही अदिश गुणनफल करते तो ये a स्क्वायर बन जाता, a डॉट a इज इक्वल टू a स्क्वायर, लेकिन यह क्रॉस है तो a क्रॉस a इज इक्वल टू क्या हो गया है, 0 हो गया। अब इसे मैं एकांक सदिश के रूप में भी ले सकता हूं भाई। एकांक सदिश जैसे i कैप, j कैप, k कैप, वो भी तो तुल्य सदिश होंगे। तो अगर उस स्थिति में अगर मैं देखता हूं तो देखो, इसलिए एकांक सदिशों के लिए, अगर एकांक सदिशों की अगर मैं बात करता हूं तो देखिएगा i कैप क्रॉस i कैप, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि तुल्य सदिश हो गए। इसी तरह से j कैप क्रॉस j कैप, ये भी 0, k कैप क्रॉस k कैप, और ये भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये आपको स्पेशल ही याद रखना है। तो एकांक सदिश के लिए अपन ने ये भी देख लिया। अब अपन ने 4 विशेषताओं के बाद 5वीं विशेषता या 5वां जो गुणधर्म है जिसकी अपन बात करेंगे वो करेंगे अपन लंबवत अगर सदिश हो। लंबवत सदिश यानी कि ए परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। अगर ए और बी परस्पर लंबवत हैं तो इनके मध्य का कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। जबकि कोस 90 की वैल्यू क्या थी, 0। तो अदिश गुणनफल में तो लंबवत सदिशों का गुणनफल क्या आ रहा था, 0 आ रहा था, लेकिन सदिश गुणनफल के अंदर ऐसा नहीं होगा। तो देखें 5वीं विशेषता, नंबर 5वीं विशेषता, लंबवत सदिशों का सदिश गुणनफल। लंबवत सदिशों का सदिश गुणनफल। लंबवत सदिशों का सदिश गुणनफल। अगर अपन लंबवत सदिशों की बात करें तो इनके लिए किस प्रकार से वैल्यू आएगी, तो देखो ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एवं साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो देखो इसलिए ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी। यहां ध्यान रखना भाई, अपन तुल्य सदिश है, उन तुल्य सदिशों का भी अदिश गुणनफल क्या आ रहा था, 0 आ रहा था, और समांतर सदिशों का भी तुल्य सदिशों का सदिश गुणनफल क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। इसी तरह से तुल्य के साथ साथ समांतर सदिशों का भी सदिश गुणनफल क्या था, 0 था। यहां अपन अब बात कर रहे हैं लंबवत सदिशों के सदिश गुणनफल की। तो देखो इसलिए ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप से, अगर इस फॉर्मूले से अगर अपन इनकी बातें करते हैं तो देखिएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 90 डिग्री एन कैप, यानी कि इक्वेशन का रूप मेरे पास आ गया है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ए बी एन कैप। यहां मेरे पास इक्वेशन आ गई है, या मैं इसे इक्वेशन को यो भी कह सकता हूं। यहां ये जो ए बी एन कैप है, या यूं कह सकता हूं ये जो ए बी है, ए बी का मतलब ए का परिमाण और बी का परिमाण, यानी कि यहां आप इसे कह सकते हैं ए क्रॉस बी का परिमाण क्या है भाई, ए बी है।
यहां ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी एन कैप, यहां ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, ए बी हो गया। एन कैप की दिशा क्या होती है, ए और बी के तल के लंबवत होती है। तो अपन कह सकते हैं ए बी, देखो एन कैप की दिशा, एन कैप की दिशा ए वे बी के तल के लंबवत होती है। ये लो क्या कहा मैंने, एन कैप की दिशा ए वे बी के तल के क्या होती है, लंबवत होती है। इस आधार पर देखो, अगर इस आधार पर अगर अपन देखें कि क्या एकांक सदिशों के लिए आएगा, तो इस आधार पर एकांक सदिशों के लिए, इस आधार पर एकांक सदिशों के लिए अगर अपन बात करें तो देखिएगा, अगर मैं आई कैप क्रॉस जे कैप करता हूं, आई कैप क्रॉस जे कैप करता हूं, तो ये आएगा के कैप, क्योंकि आई और जे के लंबवत क्या है, के कैप है। और अगर मैं जे कैप क्रॉस के कैप करता हूं तो इसके लंबवत क्या है, आई कैप होगा। और अगर मैं के कैप क्रॉस आई कैप करता हूं तो के और आई के लंबवत क्या है, जे कैप होगा। और या इसका अपन उल्टा भी कह सकते हैं, क्योंकि अपन को पता है क्रम विनिमय नियम की ये पालना नहीं करता है। अगर जे कैप क्रॉस आई कैप अगर मैं इसे कहता हूं तो ये होगा माइनस के कैप। और अगर मैं यहां इसे के कैप क्रॉस जे कैप कहता हूं तो ये होगा माइनस आई कैप। और अगर मैं इसे आई कैप क्रॉस के कैप कहता हूं तो ये हो जाएगा माइनस जे कैप। अब इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं हो इसलिए देखिएगा, अगर अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, जैसे मान लिया कि यहां तो आपने लिया है आई कैप, जे कैप और ये है के कैप, अगर आप यूं लेते हैं, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं, जैसे आई का जे से गुणा किया आपने, सदिश गुणा किया, तो क्या आएगा, प्लस में के कैप, जे का के से किया तो प्लस का आई कैप, के का आई से किया प्लस में जे कैप। लेकिन इसका उल्टी डायरेक्शन में अगर आप चलेंगे नेगेटिव, तो ये क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। कैसे, जे को आप आई से मल्टीप्लाई कीजिए, जे को आई से तो माइनस के कैप, के को आप जे से कीजिए माइनस आई कैप। यानी कि अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं तो आप कैसा लेंगे भाई, यहाँ इसे प्लस में लेंगे, अन्यथा ये कैसा आ जाएगा, नेगेटिव फॉर्म में अंदर अपने पास ले लिया जाएगा। तो यहाँ अपन ने सदिश गुणनफल की कुछ विशेषताएं, ये यूँ कह सकते हैं सदिश गुणनफल के जो गुणधर्म थे उनको अपन ने जाना है। इसके अंदर कौन कौन से गुणधर्म जा रहे हैं, देखो अपन ने क्या क्या इसके अंदर जाना। सबसे पहले जाना कि सदिश गुणनफल है क्या, उसकी डेफिनेशन अपन ने दी कि सदिश गुणनफल था क्या। फिर अपन ने ये कहा कि इसे सदिश गुणनफल क्यों कहते हैं, इसे क्रॉस गुणनफल या क्रॉस प्रोडक्ट या कह सकते हैं वज्र गुणनफल क्यों कहते हैं, ये भी अपन ने समझा। फिर सदिश गुणनफल की जो दिशा थी, क्योंकि प्राप्त राशि एक सदिश राशि थी, उस प्राप्त सदिश राशि की दिशा क्या होगी, उस दिशा को ज्ञात करने के दो नियम अपन ने पढ़े, दाएं हाथ का नियम भी पढ़ा और दक्षिणावर्ती पेच का नियम भी पढ़ा। फिर उसके बाद सदिश गुणनफल के अपन ने गुणधर्म पढ़े। उसके अंदर सबसे पहला गुणधर्म ये पढ़ा कि ये क्रम विनिमय नियम की पालना नहीं करता है, इसे अपन ने प्रूफ भी किया। दूसरा, ये वितरणकारी या बंटन नियम की क्या करता है, पालना करता है। तीसरा नियम अपन ने इसका ये पढ़ा, ये तीसरा गुणधर्म नियम क्या, तीसरा गुणधर्म अपन ये देखा कि दो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल सदैव क्या होता है, शून्य होता है। चौथा अपन ने देखा कि तुल्य सदिशों का सदिश गुणनफल भी क्या होता है, शून्य होता है। और पांचवा अपन ने देखा कि लंबवत सदिशों का सदिश गुणनफल क्या आता है, ये अपन ने देख लिया है। यानी कि आई कैप, ध्यान रखना क्लॉकवाइज अगर अपन डायरेक्शन ले रहे हैं तो कैसा लेंगे अपन, इसे प्लस में लेंगे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो किस में लेंगे अपन, इसे माइनस में लेंगे। अब अपन ने 5 गुणधर्म अपन ने इसके जाने हैं। अब छठा गुणधर्म जो अपन पढ़ेंगे, दो सदिशों का सदिश गुणनफल उनके कार्तीय निर्देशांक पद्धति के रूप में।
और उसके साथ साथ ही अपन अपनी पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी बुक का जो एग्जाम्पल नंबर 7.4 जो दिया हुआ है उसे अपन उसके साथ साथ ही सोल्व करेंगे। उस एग्जाम्पल के अंदर इन्होंने क्या दे रखा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों की वैल्यू दे रखी है और उसके संगतियों कह रहे हैं कि इनका अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी कि एक ही क्वेश्चन में दोनों गुणनफलों को क्या करा रहे हैं, वो ज्ञात करवा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अपन सदिश गुणनफल के उदाहरणों को और अपन जानेंगे। आप इसे एक बार नोट कर लें।